मॉर्निंग क्लास। कल हमने आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे बनते हैं। आयनिक यौगिक के अंदर आयनिक आबंध होता है। आयनिक यौगिक को इंग्लिश में हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन देम। एंड व्हाट इज एन आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू ions, that is cation and anion, by the mutual transfer of electrons। ठीक है, पहले एटम्स ही होते हैं वो, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन के बाद वो क्या बन जाते हैं? आयंस बन जाते हैं। और उन आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे हम आयनिक आबंध का नाम देते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों के गुण धर्म के बारे में, मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। सबसे पहले आ रहे हैं भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, भौतिक प्रकृति मतलब फिजिकल स्टेट, कि वो कैसे अवस्था में मिलते हैं, ठोस अवस्था में मिलते हैं या द्रव में मिलते हैं। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, दुनिया में जितने भी आबंध बनते हैं 3 या 4 टाइप के, जैसे आपने सुना तो अभी तक सिर्फ आयनिक है, एक कोवलेंट भी होता है, कोऑर्डिनेट भी होता है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होती हैं, अलग अलग टाइप की बॉन्ड्स होते हैं। उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो अब जब आयनिक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है तो ऑफ कोर्स वो कैसी अवस्था में मिलेंगे उसके कंपाउंड? ठोस अवस्था में। इसलिए ज़्यादातर जो आयनिक होते हैं वो ठोस होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर बहुत मजबूत आकर्षण बल होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। इसी वजह से वो बहुत ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं और कठोर होते हैं, मीन्स हार्ड होते हैं। ये जो यौगिक होते हैं अगर आप ज़्यादा दबाव डालोगे तो ये टूट जाएंगे। मतलब वैसे ब्रेक नहीं होंगे कि आयंस अलग हो गए, आयंस अलग नहीं होंगे। जैसे आप ये समझ लो कोई पत्थर है, कोई आयनिक, और आपने उस पर ज़्यादा जोर लगा दिया तो वो ब्रेक हो जाएगा, छोटे पत्थर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो जो है उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तब भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम गलनांक के बारे में। जो गलनांक होता है वो क्या होता है और क्वथनांक होता है क्या होता है? गलनांक को बोलते हैं बेटा हम मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। जब कोई ठोस होता है उसको हम गर्म करना शुरू करते हैं तो उसके अंदर आकर्षण बल धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और जब आकर्षण बल धीरे धीरे कम होता है तो कौन सी अवस्था में आएगा? द्रव अवस्था में। तो जब कोई ठोस अपनी किसी तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाता है तो उस तापमान को हम क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और क्वथनांक होता है जब वो लिक्विड स्टेट में आ चुका, उसके बाद वो गैस में बदलने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होगी, उसे हम बोलते हैं क्वथनांक। ठीक है, तो क्वथनांक को इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया ये, गलनांक। पहले तो इनकी टर्म्स का मतलब समझ लो, उसके बाद हम बताएंगे इनका कैसा होता है। इसको बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है इनके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अब हाई क्यों होंगे आप सोच के देखो, 2 कण हैं, आप ये समझ लो 2 आयन थे हमारे यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इसी वजह से ये ठोस अवस्था में थे। तो अब अगर मुझे इसे तोड़ के इसको द्रव अवस्था में लेके आना है या गैस अवस्था में लेके आना है तो मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगाना पड़ेगा कि ज़्यादा? कंपैरिजन करवाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई दूसरा बॉन्ड है, उसमें ऐसे फोर्सेस हैं, इसके अंदर ऐसी हैं, तो आपको इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको, क्योंकि इसका आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है दोनों के बीच में? बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस वजह से उनके जो कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, उनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है ना, तो ज़्यादा टेम्परेचर लाना पड़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी ताकि वो उस आकर्षण बल को तोड़ सकें। उसके बाद आते हैं हम घुलनशीलता। घुलनशीलता को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मतलब कौन कितना घुल सकता है किसी चीज़ में। फॉर एग्जांपल आप पहले ये समझो, आप जैसे हो आप वैसे ही दोस्त बनाते हो ना। आप अगर अच्छे बच्चे हो तो अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती करोगे, अगर आप शरारती बच्चे हो तो शरारती बच्चों के साथ दोस्ती करोगे, अगर आप को फुटबॉल में रुचि है तो आपके दोस्तों के अंदर ऐसे ही ज़्यादातर होंगे जिनकी फुटबॉल में रुचि है, क्योंकि हम जैसे होते हैं, हमारा व्यवहार जैसा होता है, हम वैसे ही दोस्त बनाते हैं। तो वो ही बात सोल्यूबिलिटी होती है, घुलनशीलता। घुलनशीलता का मतलब जैसे नमक में हम पानी मिला देते हैं तो नमक पानी घुल जाता है, उसमें नमक घुल जाता है अच्छी तरीके से। कभी नमक को तेल में मिला के देखना, घुलता है? कभी नहीं घुलता। क्यों नहीं घुलता? क्योंकि नमक अलग प्रकृति का है और जो तेल है वो अलग प्रकृति का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये घुलनशीलता आई है, ये हम क्या बोल रहे हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक,
जो जैसा होगा वो वैसे में घुल जाएगा, ठीक है ना। लाइक डिसॉल्व, लाइक का मतलब होता है जैसा, लाइक मतलब जो जैसा है वो वैसे के अंदर घुलेगा। अब आयनिक यौगिक के अंदर क्या साइन थे अगर आपको ध्यान हो, प्लस और माइनस। अब जब प्लस और माइनस साइन है तो इसका मतलब वो ऐसे ही यौगिकों में घुलेगा जिनके अंदर ऐसे ही हो। वाटर क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला तो H2O होता है, लेकिन उसमें हम बोलते हैं ना H प्लस आयन और OH माइनस आयन में रहते हैं, वो हो गया ना प्लस माइनस। फिर से ऐसे कंपाउंड्स को बेटा हम बोलते हैं पोलर कंपाउंड। क्या बोलते हैं, पोलर। पोल मतलब होते हैं अलग अलग किनारा, जैसे साउथ पोल, नॉर्थ पोल। धरती के दो सिरे हैं ना अलग अलग, एक डायरेक्शन में तो दूसरा उससे एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में। उसी तरीके से किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो ये प्लस साइन और माइनस साइन है दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दो पोल बन गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है। तो जो पोलर कंपाउंड होगा वो पोलर में ही घुलेगा, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड में तो प्लस माइनस आ ही रहा है, तो वो ऐसे यौगिकों में घुलेगा जिनके अंदर प्लस माइनस बनता हो। तो पानी के अंदर प्लस माइनस बनता है, होता है उनके अंदर H प्लस OH माइनस। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है ना। जबकि आप उसको कैरोसिन में, पेट्रोल में घोल के देखोगे ऐसे कंपाउंड को, वो तो नहीं घुलेंगे, ठीक है। वो कभी भी नहीं घुलेंगे। जैसे कैरोसिन, पेट्रोल या तेल में आप नमक डाल के देख लेना, आप हिलाना उसको, वो नहीं घुलेगा। लेकिन आप पानी में डालोगे घुल जाएगा, चीनी पानी में डालोगे घुल जाएगी। तो ये जो एग्जाम्पल है ये इस वजह से हैं, सॉरी मैंने चीनी बोला गलती से, चीनी जो है वो आयनिक यौगिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि चीनी आयनिक यौगिक नहीं है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आयनिक यौगिक कैसे बताने हैं, जो प्लस माइनस वाले हों, जैसे NaCl है, KCl है, जिनके फॉर्मूले आपको बनाने सिखाए थे, MgO है, MgCl2 है, जैसे आपके वैलेंसी बना के फॉर्मूले बनाने सिखाए थे ना फर्स्ट चैप्टर में, वैसे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता का मतलब होता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसे थोड़ा ध्यान से सुनना है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक बैटरी ली, बैटरी तो समझते हो ना आप, सेल ले लिया कोई, ठीक है, और सेल को कनेक्ट कर दिया एक बल्ब से, ठीक है, ये मैंने एक बल्ब बना दिया, ठीक है। और अगर देखो मैं ये पूरा कर दूँ यहाँ पर, तो बल्ब तो जल ही जाएगा, आपने बैटरी को कनेक्ट कर दिया किससे, बल्ब से। लेकिन मैंने बीच में यहाँ पर क्या रखा है, सिंपल एक कटोरी ली है और ये दोनों तार नमक में डाल दिए, वो जो कटोरी के अंदर पूरा नमक भर रखा है, वाइट वाला सफ़ेद नमक, ठीक है ना, NaCl, तो वो हमने डाल दिया सॉलिड स्टेट में, बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने कि अगर मैंने ठोस का आयनिक कंपाउंड रखा है और उसमें हमने ये कनेक्शन किया तो बल्ब नहीं जला, इसका मतलब ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करता है। इंग्लिश मीडियम के लिए क्या बात बोली जाएगी, इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड्स डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसी प्याली में जिसमें नमक था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और उस नमक उसमें घुल जाएगा। अब वो तार डुबो के रख दिए, बल्ब वहीं की वहीं जलना शुरू हो जाएगा। अब वो बल्ब क्या हो गया, वो जल गया। इसका मतलब क्या हो गया, कनेक्शन कंप्लीट हो गया। कनेक्शन कंप्लीट का मतलब क्या हो गया, विद्युत का चालन हुआ है, इसके अंदर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने उस आयनिक यौगिक का जलीय विलयन बनाया तो उसके अंदर विद्युत का चालन होना शुरू हो गया। अब ये दो बातें हैं और दोनों अपोजिट हैं, लेकिन इसको समझो हुआ क्या है। जब हमने ठोस अवस्था ली, क्या ली हमने, सॉलिड स्टेट ली, जब हमने ठोस लिया तो जो आयनिक कंपाउंड के अंदर जो आयंस थे वो बिल्कुल चुपचाप अपनी अपनी जगह पे फिक्स थे, बैठे हुए थे। मान लो आप ये समझ लो, जैसे ये हमारा प्लस है तो माइनस के साथ प्लस माइनस बिल्कुल इकट्ठे चुपचाप बैठे थे, और उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो कहीं जाने तो वाले नहीं है ठोस अवस्था में। तो इसका मतलब कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो जब कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा तो मूवमेंट होगी नहीं, और मूवमेंट नहीं होगी आयंस की तो ऑटोमेटिकली कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, विद्युत का चालन नहीं होगा। लेकिन जब हमने, या तो आप उसको पिघला दो या आप उसको जल में घोल दो, ये मैंने उसको जल में घोल दिया। अब क्या हुआ है, अब ये जो आयन है ना, प्लस इधर घूम रहा है, उसका माइनस इधर घूम रहा है, कहीं प्लस घूम रहा है कहीं माइनस घूम रहा है। इसका मतलब अब ये घूम रहे हैं, अब इनके अंदर मूवमेंट हो रही है। तो इन मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से ही विद्युत का चालन हो पाया है। तो ये दो तरीके में हो सकता है, या तो ये हमने जो सॉलिड आयनिक कंपाउंड था इसको हमने द्रवित कर दिया, मतलब इसको लिक्विफाइड कर दिया, लिक्विड बना दिया, या आप इसमें पानी मिला दो ठोस अवस्था को तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा, विलयन बन जाएगा।
इन दोनों अवस्थाओं में वो विद्युत का चालन करेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप ठोस रखोगे, सॉलिड स्टेट में रखोगे, तो वो कंडक्शन नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर लिख रखा होगा कहीं पर कि देखो किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गति की आवश्यकता होती है, ठीक है। और फिर जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की तरह गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक लिखा हुआ, आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते। ये मैंने अभी बताया था आपको, ठोस अवस्था में नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि उनके अंदर मूवमेंट नहीं हो रही। समझ में आया? आयनों की गति संभव नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप उसको मोल्टन स्टेट में लाते हो, मोल्टन मतलब गलित अवस्था, मतलब उसको पिघला दिया या आपने विलयन बना लिया, तो उसमें क्या हो जाएगा? आयनों के बीच में आकर्षण बल कम हो गया है और वो धीरे धीरे मूवमेंट करने लग रहे हैं। तो वो स्वतंत्र रूप से क्या करने लगे हैं? गमन। स्वतंत्र रूप से गमन का मतलब होता है फ्रीली मूव करने लगे हैं। तो इस वजह से वो विद्युत का चालन शुरू कर देते हैं। तो आज हमने पढ़ा है क्या कि भौतिक गुण और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं सारी आयनिक यौगिकों की, वो पढ़ ली हैं। क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सबसे पहले हम बनाते हैं सोडियम के लिए। तो सोडियम का होता है कितना बेटा? 11, 2 8 1। तो बाहर कितना आया? 2 8 1। फिर बाहर वाले संख्या लिखी जाती है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सोडियम 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा कर रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो 8 का होता है, 2 और 6। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन निकालो, 1 2 3 4 5 6। आप ये मत सोचना मैंने उसमें क्रॉस क्यों लगाया या इसमें मतलब इसमें क्रॉस क्यों लगाया, उसमें बिंदु क्यों लगाया। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। अगर आप दिखाना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों सही है। उसके बाद हम आ रहे हैं मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जो होता है ना बेटा, वो मैग्नीशियम जो होता है उसका 12 होता है एटॉमिक नंबर। तो 2 8 2। तो बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो मैग्नीशियम के अंदर हम क्या दिखा देंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये बन गई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मैग्नीशियम के लिए। अब वो बोल रहा है सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करके दिखाइए। सोडियम ऑक्साइड के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप सोडियम का बनाओ। अभी थोड़ी देर पहले बनाया ना सोडियम का। तो सोडियम का क्या बनेगा? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है ऑक्सीजन 1 2, अभी करा था आपने, ये 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। ये बन गए 6। इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसको कुछ नहीं हुआ ना कुछ, क्योंकि अभी इसके पास 1 की कमी और है। तो 1 और सोडियम आएगा, वो भी अपना वो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो ये बन गया हमारा सोडियम का ऑक्साइड। उसमें हमने क्या किया है? हमने Na+ कर दिया है। कितने हैं ये? 2 Na+ और 1 ऑक्साइड और 2-, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 सोडियम की रिक्वायरमेंट हुई और ये हो गया, ठीक है। तो ये Na2O। मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो हमने कल ही कर लिया था। क्या था फिर भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम को हम 2 से दिखाते हैं। ऑक्सीजन जो होता है उसके पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये 2 के 2 ये पूरे के पूरे इसको दे देगा। तो ये आ गया Mg2+ और ऑक्सीजन 2-। फॉर्मूला क्या आ गया? 1 ही मैग्नीशियम 1 ही ऑक्सीजन, MgO। इसके बाद इन यौगिकों में से कौन से आयन उपस्थित है? ये हमने बताया था अभी। इसमें Na+, इसमें O2-। मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg2+ और ऑक्सीजन 2-। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? सेकंड क्वेश्चन। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। इसलिए उच्च होता है क्योंकि आयनिक आबंध उनके अंदर मौजूद होता है जो कि बहुत 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 अधिक मजबूत होता है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। आकर्षण बल बहुत अधिक होने की वजह से आयनिक यौगिकों का गलनांक बहुत अधिक उच्च होता है। तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।